बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बच्चों। आज ईडियम्स का हमारा पहला लेक्चर है। जिस तरह के आप तमाम को पता है कि जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं जॉब से रिलेटेड, उनमें इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर ईडियम्स का पोर्शन लाजमी होता है। इसलिए मैंने यूट्यूब पे जब ईडियम्स के बारे में सर्च किया तो मुझे कोई भी ऐसा खास चैनल या ऐसी खास वीडियोस की सीरीज नहीं मिली जिसमें ईडियम्स को ग्रामर के अकॉर्डिंग ए टू जी वन बाय वन डिस्कस किया गया हो। जितनी भी वीडियोस मैंने देखी हैं तकरीबन 2 से 3 घंटे में सर्च करता रहा हूँ। मुझे या तो इम्पोर्टेंट ईडियम्स के बारे में वीडियो मिली है या फिर जो पास्ट पेपरों में ईडियम आए हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मिली है। और उन वीडियोस के अंदर भी मटेरियल जो है वो सिर्फ किताबी मटेरियल है। यानी ईडियम लिखते हैं, उसका मीनिंग बताते हैं, फिर अगला ईडियम लिखते हैं, अगला मीनिंग बताते हैं, अगला ईडियम लिखते हैं, मीनिंग बताते हैं। जबकि अगर ईडियम को सही तरह से देखें तो एक्चुअली में ईडियम का जो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है वो और होता है, जबकि जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो और होता है। इसी से रिलेटेड हम आज डिस्कस करेंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर लेटर ए के जो पहले 21 इडियम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेटर ए के टोटल 84 इडियम्स हैं। लेटर ए का जो पहला इडियम है वो है ए बी सी। ए बी सी को अगर हम उर्दू में चेक करें तो ये बनेगा अलिफ बे पे, यानी इब्तदाई हरूफ। जिस तरह ए बी सी इंग्लिश का इब्तदाई हरूफ है, इसी तरह अलिफ बे पे उर्दू का इब्तदाई हरूफ है। यानी इब्तदाई इल्म। जब भी हम अपना बच्चा इल्म हासिल करने के लिए स्कूल के अंदर दाखिल करवाते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट लेता है? ए बी सी से। यानी वो अपने इल्म की इब्तिदा कहाँ से करता है? ए बी सी से। तो किसी भी चीज का इल्म हो, उसकी जो इब्तिदा होगी हम उसको बोलेंगे ए बी सी। इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लर्निंग हाउ टू बॉयल वाटर इज द एबीसी ऑफ कुकिंग। पानी उबालना सीखना कुकिंग का इब्तदाई इल्म है। यानी प्रॉपर कुकिंग सीखने के लिए सबसे पहले हमें पानी उबालना सीखना पड़ेगा। अगर किसी शख्स को पानी ही नहीं उबालना आता तो उसने कुकिंग कैसे करनी है? वो अच्छा कुक कैसे बनेगा? तो ये सिर्फ कुकिंग का इब्तदाई इल्म नहीं है। एबीसी जब भी आएगा वो इब्तदाई इल्म के मीनिंग में ही आएगा। तो आपने एग्जाम्पल याद कोई नहीं करनी, सिर्फ ये वाली चीज आपने याद रखनी है। ए बी सी और इब्तदाई इल्म, इसका मीनिंग। ये वाली जो चीजें हैं ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। डायरेक्ट ये जो वर्ड होता है उसका डायरेक्ट मीनिंग हम निकालेंगे तो वो रट्टा लगेगा, याद नहीं होगा हमें। लेकिन अगर हम प्रॉपर चैनल के थ्रू हम उसको चेक करें वर्ड बाय वर्ड, तो फिर उसको अंडरस्टैंड करना और याद करना और देर तक याद रखना हमारे लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। बच्चों, लेटर ए का दूसरा इडियम है अ बेड ऑफ रोजेस। अगर हम इसको वर्ड बाय वर्ड चेक करें तो बेड का मतलब है बिस्तर, ऑफ रोजेस गुलाबों का, यानी गुलाबों का बिस्तर। जैसे ही इडियम बोला जाता है अ बेड ऑफ रोजेस तो फौरन हमारे ज़हन में एक स्केच बनता है कि ऐसा बेड जो रोजेस से बना हुआ है, गुलाबों से बना हुआ है। यानी जिसके ऊपर अगर कोई बैठे या लेटे तो वो इसको पुरसकून और नहायत आरामदायक महसूस करेगा। यानी नहायत आरामदेह। अ बेड ऑफ रोजेस नहायत आरामदेह। अ बेड ऑफ रोजेस गुलाबों का बिस्तर जो कि क्या होता है? नहायत आरामदेह होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, बीइंग अ सीईओ ऑफ अ लार्ज कंपनी साउंड ग्लैमरस बट इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व्ड। एक बड़ी कंपनी का सीईओ बनना बज़ाहिर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये नहायत आरामदेह नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा ज़हनी दबाव है। अब बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब है? नहायत आरामदेह। आपने सिर्फ
इस चीज़ को याद करना है। बाकी ये जो सारा मटेरियल है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है और आपको याद करवाने के लिए है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट बच्चों लेटर ए का तीसरा इडियम है अ बेड ऑफ थॉर्न्स। अगर हम इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग चेक करें, बेड का मतलब बिस्तर, ऑफ थॉर्न्स कांटों का, यानी कांटों का बिस्तर। ऐसा बिस्तर जिसके ऊपर कांटे बिछे हों और हमने इसके ऊपर सोना है, लेटना है या बैठना है। तो ये जो हमारा अमल है, एक कांटों के बिस्तर को इस्तेमाल करना, ये नहायत तकलीफ दे होगा। जब भी हम इसके ऊपर बैठेंगे या लेटेंगे तो हमें तकलीफ के अलावा कोई और चीज़ नहीं मिलेगी। यानी अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जो बिस्तर है, वो क्या होता है? नहायत तकलीफ दे होता है। इससे हमें तकलीफ मिलती है। तो इसको अब आपने याद रखना है। अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों का बिस्तर जो कि नहायत तकलीफ दे होता है। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, लिविंग विद अ क्रोनिक एंड इनक्योरेबल डिजीज इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर द पेशेंट। किसी दायमी और लाइलाज बीमारी के साथ जीना मरीज के लिए नहायत तकलीफ दे होता है। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इडियम है अ ब्लू स्टॉकिंग। वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग देखें। ब्लू का मतलब नीला या नीली। स्टॉकिंग का मतलब लंबी जुराब। एक लंबी जुराब होती है जो कि घुटनों तक होती है, उसको स्टॉकिंग कहते हैं। यानी नीली लंबी जुराब वाली। वाली इसलिए क्योंकि अब ब्लू स्टॉकिंग जो वर्ड है, ये हमेशा औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मर्दों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। और मर्द इतनी लंबी जुराबें भी नहीं पहनते, औरतें ही पहनती हैं। तो ब्लू स्टॉकिंग, नीली लंबी जुराब वाली पढ़ी लिखी औरत। अब आपने इसको इस तरह याद रखना है कि पुराने वक्तों में जो पढ़ी लिखी औरतें होती थी, जो टीचर होती थी या फिलोसफर होती थी या राइटर होती थी, जिनका इल्म के साथ ताल्लुक होता था, जो लिख पढ़ सकती थी, उनकी निशानी ये होती थी या उनकी यूनिफॉर्म ये होती थी कि वो नीली लंबी जुराबें पहनती थी। जिस लड़की को लोग नीली लंबी जुराबें पहने देखते थे, वो समझ जाते थे कि ये पढ़ी लिखी लड़की है। वो उसके पास जाके अपना या खत वगैरह पढ़वा लेते थे उसके, या फिर लिखवा लेते थे कि फलां बंदे को मैंने खत लिखना है, काइंडली आप ये लिख दें। तो वो लिख देती थी। तो अब ब्लू स्टॉकिंग, नीली लंबी जुराब वाली, जैसे ही अब ब्लू स्टॉकिंग आएगा तो ये वही पुराने वक्तों में आपको ले जाएगा जहाँ पे नीली लंबी जुराब वाली लड़की को एक पढ़ी लिखी लड़की समझा जाता था। यानी अब ब्लू स्टॉकिंग, नीली लंबी जुराब वाली पढ़ी लिखी औरत। अब आपने ये भूलना नहीं है, ब्लू स्टॉकिंग, नीली लंबी जुराब वाली पढ़ी लिखी औरत। वर्ड बाय वर्ड भी आपने इसको याद कर लिया, तो उसके साथ जैसे ही आपने ये याद कर लिया, आपको ये ऑटोमेटिकली ज़हन में आ जाना है। एग्जाम्पल है इसकी, एज अ ब्लू स्टॉकिंग सारा प्रेफर्स रीडिंग बुक्स ओवर वेस्टिंग टाइम इन शॉपिंग। यानी सारा प्रेफर करती है किताबों को पढ़ना बजाय इसके कि वो शॉपिंग में अपना टाइम वेस्ट करे। पढ़ी लिखी औरत होने के नाते सारा शॉपिंग में वक्त ज़ाया करने के बजाय किताबें पढ़ना पसंद करती है। उम्मीद है आपको ये भी इडियम अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं। बच्चों, हमारा पांचवा इडियम है लेटर ए का, अ बोन ऑफ कंटेंशन। वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग चेक करते हैं। बोन मतलब हड्डी, ऑफ कंटेंशन लड़ाई की। कंटेंशन कहा जाता है लड़ाई को, फसाद को, झगड़े को, यानी लड़ाई की हड्डी। जैसे कि फर्ज करें इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है कि दो कुत्ते हैं, लेकिन हड्डी उनके पास कितनी है? एक। तो वो एक दूसरे के साथ इसी बात पे लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो कहेगा हड्डी मैंने खानी है, वो कहेगा मैंने खानी है। तो दो कुत्तों के दरमियान लड़ाई किस चीज की होती है? हड्डी की। ठीक है। लड़ाई की वजह, यानी अ बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई की हड्डी। और ये हड्डी क्या है? इन दोनों की लड़ाई की क्या बनी है? वजह।
लड़ाई की वजह। ठीक है, लड़ाई की हड्डी क्या बनी है इन दोनों की? लड़ाई की वजह। एग्जाम्पल है इसकी, द डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द टू ब्रदर्स। जायदाद की तकसीम दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई की वजह बन गई। बच्चों नेक्स्ट लेटर ए का आइडिया नंबर 6 है, अ ब्रेन वेव, यानी ब्रेन दिमाग, वेव अचानक उठने वाली लहर। जिस तरह समुद्र के अंदर अचानक लहर उठती है ना, पानी ऊपर उठता है और उसको हम वेव कहते हैं, इसी तरह दिमाग में अचानक उठने वाली लहर, यानी किसी कश्मकश में दिमाग पड़ा हुआ है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का सलूशन ज़हन में नहीं आ रहा, तो कश्मकश के अंदर अचानक एक लहर इंसानी दिमाग में उठती है, जिसके उठने से वो फौरन से खुश हो जाता है कि मुझे सलूशन मिल गया। अचानक ख्याल, दिमाग में अचानक उठने वाली लहर, जो कि अचानक ख्याल होता है। बंदे को अचानक ख्याल आता है कि हाँ, मैं ऐसे कर लूंगा तो मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा। इसकी एग्जांपल है, आई वॉज स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम फॉर आवर्स until I had a brain wave that solved everything। मैं घंटों इस मसले के हल के लिए परेशान था, यहां तक कि मुझे अचानक ख्याल सूझा जिसने सब कुछ हल कर दिया। नेक्स्ट लेटर ए का इडियम नंबर है 7, जो कि है अ बिजी बी। वर्ड बाय वर्ड चेक करें। बिजी का मतलब मसरूफ, बी जो है वो हमारे पास होती है शहद की मक्खी, यानी बिजी बी मसरूफ शहद की मक्खी। जिस तरह शहद की मक्खी 24 घंटे एक ही काम में लगी रहती है कि उसने शहद बनाना है, शहद इकट्ठा करना है। वो सबसे पहले शहद कलेक्ट करती है, फिर छत्ते में जाके वहां पे स्टोर करती है और फिर शहद की कलेक्शन के लिए निकल पड़ती है। वो फारग नहीं बैठती। अब बिजी बी मसरूफ शहद की मक्खी, यानी शहद की मक्खी की तरह हर वक्त काम में मसरूफ रहने वाला शख्स। जिस तरह शहद की मक्खी फारग नहीं बैठती, इसी तरह वो शख्स जो फारग नहीं बैठता उसको हम बिजी बी कहते हैं, यानी एक मसरूफ शख्स, शहद की मक्खी की तरह हर वक्त काम में मसरूफ रहने वाला शख्स। अब बिजी बी, ये इतने अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए हैं ताकि बी के वर्ड के साथ ही आपको शहद की मक्खी के साथ ये सारी चीज समझ आ जाए और ज़हन में फौरन आने से आप जो आपका राइट आंसर है उसको टिक कर सकें। इसकी एग्जांपल है, अ न्यू एम्प्लॉय इज अ बिजी बी, ही हैज फिनिश्ड ऑल हिज टास्क वेल बिफोर द डेडलाइन। नया मुलाजम शहद की मक्खी की तरह हर वक्त काम में मसरूफ रहने वाला शख्स है। इसने डेडलाइन से बहुत पहले अपने तमाम काम मुकम्मल कर लिए हैं, यानी ये हर वक्त हमातन उसी काम में जुटा रहा जो इसे काम मिला था और उसने वक्त से पहले ही अपनी इस खासियत की वजह से उस काम को मुकम्मल कर लिया, अपने तमाम टास्क जो हैं वो पूरे कर लिए सबसे पहले। नेक्स्ट बच्चों, लेटर ए का जो 8वां इडियम है वो है हमारे पास अबव बोर्ड, यानी अबव का मतलब ऊपर, बोर्ड का मतलब तख्ता, तख्ते के ऊपर। कोई भी चीज तख्ते के ऊपर पड़ी हो, जैसे ये फर्ज कर लें कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है, एग्रीमेंट पड़ा है, ऑफिशियल एग्रीमेंट तख्ते के ऊपर पड़ा है, जितने भी लोग वहां पे मौजूद हैं वो तमाम इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, उनको नजर आ रहा है कि ये एग्रीमेंट तख्ते के ऊपर पड़ा है, फलां चीज तख्ते पे पड़ी है। जो चीज सामने पड़ी हो आपके, वो क्या होती है, वो किसी से भी छुपी हुई नहीं होती, यानी कुछ भी छुपा हुआ ना होना। अबव बोर्ड, तख्ते के ऊपर, तख्ते के ऊपर जो चीज पड़ी होती है वो किसी से छुपी हुई नहीं होती, कुछ भी छुपा हुआ ना होना। अबव बोर्ड, कुछ भी छुपा हुआ ना होना, यानी हर चीज वाज़िया होनी।
इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द बिजनेस डील वॉज कंप्लीटली अबव बोर्ड। कारोबारी सौदे में कुछ भी छुपा हुआ ना था। लेटर ए का इडियम नंबर 9 है अ कास्टिंग वोट। वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग चेक करें तो बनेगा कास्टिंग, इंतखाब करना। कोई भी आप ड्रामा देखते हैं या मूवी देखते हैं तो उसके अंदर लास्ट पे आपको कास्ट नजर आएगी, या आप नेट पे अगर उसको सर्च करें ड्रामे को या फिल्म को, तो नीचे सर्च के फौरन बाद आपको कास्ट का एक ना सेक्शन नजर आता है। उसके अंदर जितने भी किरदार होते हैं उनको इंतखाब करने के बाद इस ड्रामे का हिस्सा, इस फिल्म का हिस्सा बनाया गया होता है। कास्टिंग का मतलब इंतखाब करना, ठीक है। वोट, वोट यानी इंतखाब करने वाला वोट, ऐसा वोट जो हार या जीत का इंतखाब करे या जो किसी शख्स को ड्रामे में या फिल्म में लेने का इंतखाब करे। नेक्स्ट इसका प्रॉपर मीनिंग जो बनता है वो है फैसला करने वाला वोट। अ कास्टिंग वोट, इंतखाब करने वाला वोट, वर्ड बाय वर्ड अगर चेक करें, और इसका असल जो मीनिंग है वो है फैसला करने वाला वोट। ऐसा वोट जो फैसला कर दे कि फलां जीतेगा और फलां नहीं जीतेगा, फलां सेलेक्ट है और फलां सेलेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल है इसकी, द कमेटी वाज टाइड सो द चेयरमैन यूज्ड हिज कास्टिंग वोट टू डिसाइड द विनर। कमेटी के वोट बराबर थे, इसलिए चेयरमैन ने फातेह का इंतखाब करने के लिए अपना फैसला करने वाला वोट दिया। यानी उसका वोट देते ही फैसला हो गया कि दोनों में से कौन जीता और कौन हारा। बच्चों नेक्स्ट लेटर ए का 10th ईडियम है हमारे पास अ चाइल्ड्स प्ले। वर्ड बाय वर्ड, चाइल्ड्स बच्चों का, प्ले खेल, यानी बच्चों का खेल। नहायत आसान काम, यानी कोई भी टास्क अगर आपको दिया गया हो और आप उसको इजीली कर लें तो आप क्या कहते हैं, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल था। यानी वो चीज क्या थी, नहायत आसान थी। वो काम क्या था, नहायत आसान काम था। एग्जाम्पल है इसकी, फॉर एन एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर लाइक हिम फिक्सिंग दिस सिंपल बग वाज अ चाइल्ड्स प्ले। इस जैसे तजर्बाकार प्रोग्रामर के लिए इस मामूली खराबी को ठीक करना नहायत आसान काम था। नेक्स्ट बच्चों लेटर ए का जो 11th इडियम है वो है अ क्लोज फिस्टेड मैन। वर्ड बाय वर्ड इसका मीनिंग बनता है क्लोज बंद, फिस्टेड मुट्ठी, मैन आदमी, यानी बंद मुट्ठी वाला आदमी जो अपनी मुट्ठी को बंद कर ले, खोले ना, जो भी इसके पास है जितने भी पैसे हैं वो उसको छुपा ले, खर्च ना करे, यानी कंजूस शख्स। इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ही इज अ क्लोज फिस्टेड मैन एंड नेवर स्पेंड ऑन एनीथिंग इजीली। वो कंजूस शख्स है और आसानी से किसी चीज पर खर्चा नहीं करता। जब भी क्लोज फिस्टेड मैन आएगा यानी अपनी मुट्ठी को बंद कर लेने वाला, जितने भी पैसे हैं अपनी मुट्ठी के अंदर दबा लेने वाला, उसको खोल के खर्चा ना करने वाला, यानी कंजूस शख्स। लेटर ए का बच्चों 12th ईडियम है अ कर्टन लेक्चर। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, कर्टन का पर्दा, लेक्चर का लेक्चर, यानी पसे पर्दा लेक्चर। ऐसा लेक्चर जो पर्दे के पीछे दिया जाए। वो कौन सा होता है जी, बीवी के ताने। बीवी लोगों से हट के खामद को ताने देती है कि तुमने फलां काम नहीं किया, मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कुछ बीवियां खैर लोगों के सामने भी ताने दे लेती हैं, लेकिन जो अच्छी बीवी हैं उनके बारे में ये इडियम है।
आ कर्टन लेक्चर, पर से पर्दा लेक्चर देने वाली बीवी। मिसाल के तौर पे, आफ्टर ही केम होम लेट अगेन he had to endure a long curtain lecture from his wife. दोबारा देर से घर आने पर उसे अपनी बीवी के ताने बर्दाश्त करने पड़े। नेक्स्ट बच्चों, लेटर ए का 13th ईडियम है अ फार क्राई। वर्ड बाय वर्ड ये बनेगा फार दूर, क्राई रोना कोसना। दूर रोना कोसना यानी ऐसी जगह जाके रोना धोना करना, कोसना जहां पे कोई भी ना सुन सके, इतनी दूर जाके रोना। यानी कोसों दूर। जिस तरह आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है कि एक वो जमाना है जहां पे खत लिख के पैगाम भेजे जाते थे, लेकिन अब वो जमाना है जब टेक्नोलॉजी के जरिए एक ही क्लिक पे एक मुल्क से दूसरे मुल्क और एक कोने से दूसरे कोने में विद इन सेकेंड पैगाम भेजा जा सकता है। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कोसों दूर का फासला है। तो दूर के फासले को ज़ाहिर करने के लिए जो है वो अफार किराए इस्तेमाल होता है। अफार किराए दूर रोना कोसना यानी कोसों दूर। फॉर एग्जाम्पल, दिस सिंपल मील इज अ फार क्राई फ्रॉम द फैंसी डिनर दे हैड यस्टरडे। ये सादा खाना कल के शानदार डिनर से कोसों दूर है। यानी वो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है कि कल जो मैंने शानदार डिनर किया था जिसमें तरह तरह के खाने थे, वो और आज का जो डिनर है वो एक दूसरे से कोसों दूर है। बहुत ज्यादा फर्क है, जमीनों आसमान का फर्क है। नेक्स्ट बच्चों, लेटर ए का एडियम 14th है अ फिश आउट ऑफ वाटर। यानी फिश का मतलब मछली, आउट ऑफ वाटर पानी से बाहर। पानी से बाहर मछली। जब भी मछली पानी से बाहर आती है तो वो क्या करती है? तड़पती है, बेचैन हो जाती है। सेम इसी इडियम का मतलब बनता है अ फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर मछली, तड़पना, सख्त बेचैन होना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर मूविंग टू द बिजी सिटी फ्रॉम हिज क्वाइट विलेज ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। खामोश गांव से मसरूफ शहर मुंतकिल होने के बाद वो सख्त बेचैन हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों लेटर ए का एडियम नंबर है 15 अ फिशी स्टोरी। फिशी मतलब मछली जैसी बू वाली। फिश मछली होता है, फिशी होता है मछली जैसी कोई ऐसी चीज जिसमें से बू आती हो। स्टोरी कहानी। मछली जैसी बू वाली कहानी यानी ऐसी कहानी जो मज़ाहिका खेज हो, जिसके बारे में आपको आइडिया हो जाए कि ये झूठी है, इसमें से झूठ की बू आ रही है। अ फिशी स्टोरी मछली जैसी बू वाली कहानी यानी मशकूक कहानी। ऐसी कहानी जो आपको शक में डाल दे कि ये जो बता रहा है ये हकीकत से बहुत परे की बात है, मनगढ़ंत कहानी है, मशकूक कहानी। फॉर एग्जाम्पल, he told the police that he lost his wallet while walking alone, but it sounded like a fishy story. इसने पुलिस को बताया कि अकेले चलते हुए इसका पर्स गुम हो गया, लेकिन ये एक मशकूक कहानी लग रही थी। नेक्स्ट बच्चों, लेटर ए का 16th इडियम है अ जेल बर्ड। जेल मतलब जेल, बर्ड मतलब परिंदा। जेल का परिंदा। इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बनता है जेल का परिंदा, यानी बार बार जेल जाने वाला शख्स। ऐसा शख्स जो आदी मुजरम हो और बार बार उसका जेल में आना जाना लगा रहे। जिस तरह परिंदा एक जगह से दूसरी जगह
आता जाता रहता है। इसी तरह जेल का जो वर्ड है वो आदी मुजरिम को कहते हैं, यानी बार-बार जेल जाने वाला शख्स। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस immediately suspected him because they know he was a notorious jailbird। पुलिस ने फौरन इस पर शक किया क्योंकि वो जानते थे कि वो एक बदनामे ज़माना बार-बार जेल जाने वाला शख्स है। नेक्स्ट वर्चुअल लेटर ए का 17th इडियम है अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन आदमी, ऑफ लेटर्स हरूफ वाला, यानी हरूफों वाला आदमी, ऐसा शख्स जो हरूफों के बारे में काफ़ी ज़्यादा इल्म रखता हो। अल्फाजों के बारे में तो लोगों को इल्म होता है कि किस लफ्ज़ का क्या मतलब है, लेकिन ऐसा आदमी जो गहरा इल्म रखता हो, हरूफों के बारे में डिटेल से जानता हो कि कौन सा हरूफ किस जगह हो तो इसका क्या मीनिंग बनता है। गहरे इल्म वाला आदमी, अ मैन ऑफ लेटर्स, हरूफों वाला आदमी यानी जो हरूफ के मुतालिक अच्छे से जानता हो, यानी गहरे इल्म वाला आदमी। फॉर एग्जाम्पल, he is a true man of letters, he has written several books and spent his life studying literature and history। वो वाकई गहरे इल्म वाला आदमी है, इसने कई किताबें लिखी हैं और अपनी जिंदगी अदब और तारीख के मुताले में गुजारी है। नेक्स्ट बच्चों लेटर ए का 18th इडियम है अ मैन ऑफ पार्ट्स। मैन आदमी, ऑफ पार्ट्स कई हिस्सों वाला, कई हिस्सों वाला आदमी, ऐसा आदमी जिसके कई हिस्से हों। एक हिस्सा उसका सिंगर हो, एक हिस्सा उसका डॉक्टर हो, एक हिस्सा उसका राइटर हो, एक हिस्सा उसका पेंटर हो, यानी कई सलाहियतों वाला आदमी, ऐसा आदमी जिसके पास मल्टीपल सलाहियतें हों। अ मैन ऑफ पार्ट्स कई हिस्सों वाला आदमी जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हों, यानी कई सलाहियतों वाला आदमी। For example, he is a true man of parts. He is an excellent doctor, a talented musician, and a published author। वो वाकई कई सलाहियतों वाला आदमी है। वो एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बासलाहियत मौसीकार और एक मशहूर मुसन्नफ है। नेक्स्ट बच्चों लेटर ए का इडियम 19 है जो कि है अ मैन इन द स्ट्रीट। मैन आदमी, इन द स्ट्रीट गली वाला, गली वाला आदमी, ऐसा आदमी जो गली के अंदर अमूमन देखा जाता हो, आम तौर पे रहता हो। गली का आम आदमी, यानी जिस तरह आम आदमी गली के अंदर पाए जाते हैं, उसकी कोई खासियत नहीं है, खास बात नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, एक आम शख्स है। फॉर एग्जाम्पल, द politician said he needed to listen to the opinions of the man in the street। सियासतदान ने कहा कि इसे गली के आम आदमी की आरा सुनने की जरूरत है। नेक्स्ट बच्चों लेटर ए का 20वां इडियम है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन आदमी, ऑफ स्ट्रॉ खोखले पाइप का। स्ट्रॉ आपने अक्सर देखा होगा, बोतल के अंदर भी हम जब बोतल को पीते हैं, शीशे वाली बोतल को, उसके अंदर दुकानदार हमें स्ट्रॉ डाल के देता है जिसके जरिए हम बोतल पीते हैं। कोई जूस वगैरह हम लेते हैं तो उसके अंदर भी स्ट्रॉ डाल के हम जूस लेते हैं। वो स्ट्रॉ अंदर से खोखला होता है और जो किसान लोग हैं, गांव में रहते हैं लोग, उन्हें पता होगा कि ये जो हमारे पास गंदम होती है, इसका गंदम का सिट्टे के नीचे वाली जो हमारे पास स्टिक होती है बारीक सी, ये भी अंदर से खोखली होती है, बिल्कुल सी स्ट्रॉ की तरह। यानी अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ क्या चीज है? खोखला पाइप है एक, खोखले पाइप का आदमी, ऐसा आदमी जो खोखले पाइप की तरह है, अंदर से बिल्कुल खोखला है। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ खोखले पाइप का आदमी, यानी खोखला आदमी, अंदर से वो कुछ भी ना हो, दिखने में वो आदमी है या बड़ी बड़ी बातें करे, लेकिन हकीकत में
वो किसी काम का ना हो, उस शख्स के लिए हम यूज करते हैं अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। फॉर एग्जाम्पल, ही कैन नॉट लीड द टीम बिकॉज ही इज जस्ट अ मैन ऑफ स्ट्रॉ विद नो रियल करेक्टर। वो टीम की क़यादत नहीं कर सकता क्योंकि वो बगैर किसी असल किरदार के महज एक खोखला आदमी है। बच्चों नेक्स्ट लेटर ए का इडियम 21 है अ नैरो एस्केप। नैरो बहुत तंग, एस्केप बच निकलना, बहुत तंग रास्ते से बच निकलना, यानी ऐसा रास्ता जिसमें बज़ाहिरन ऐसा लग रहा हो कि वहां से बच निकलना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वहां से बंदा किसी ना किसी तरह निकल जाए, तो ऐसे एस्केप को हम कहते हैं अ नैरो एस्केप, बहुत तंग रास्ते से बच निकलना, यानी बहुत मुश्किल बचना। For example, the driver had a narrow escape when a large truck swerved into his lane, just missing his car by inches. ड्राइवर बहुत मुश्किल बचा जब एक बड़े ट्रक ने इसकी लाइन में मुड़कर इसकी कार को सिर्फ चंद इंच के फासले से छोड़ दिया। यानी ड्राइवर किसी भी जख्म लगने से या अपनी जान गंवाने से मुश्किल बचा। ट्रक सिर्फ कुछ इंच के फासले पे आके रुक गया और वो बाल बाल बच गया, यानी बहुत मुश्किल उसने अपनी जान बचाई ब्रेक लगाकर। ये था बच्चा हमारे इस लेक्चर का आखिरी इडियम। नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर हम इसके लेटर ए के 22 से लेकर 42 तक जो इडियम्स हैं उनको कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो के अंदर, या कहीं से आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की, या आपके जहन में किसी और तरीके से कोई और मीनिंग बनता है, तो आप कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।